दोस्तों, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या होती है? पहाड़, लोहा या सोना? नहीं, दुनिया में सबसे भारी चीज होती है बाप का नाम, द फादर्स लेगेसी। अगर आप इसे संभाल लें तो ये आपको आसमान तक ले जाता है, लेकिन अगर आप इसके बोझ तले दब जाएं तो ये आपको पाताल में धंसा देता है। इमेजिन कीजिए साल 2020, लंदन का रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, कोर्ट नंबर 4। कटघरे में एक आदमी खड़ा है। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी चमक नहीं है, आंखों के नीचे गड्ढे हैं। यह आदमी कोई आम चोर या ठग नहीं है। यह आदमी सिर्फ 12 साल पहले दुनिया का छठा सबसे अमीर इंसान था। इसके पास 45 बिलियन डॉलर्स यानी 3 लाख करोड़ की दौलत थी। ये स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ फिल्में बनाता था। ये इंडिया की सबसे तेज गाड़ियां और सबसे महंगे जेट्स चलाता था। ये धीरूभाई अंबानी का लाडला बेटा था। लेकिन आज जज के सामने, पूरी दुनिया के कैमरास के सामने वो आदमी एक ऐसा सच बोलता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जज पूछते हैं, मिस्टर अंबानी, चाइनीज बैंक्स का 5,400 करोड़ का कर्ज आप कैसे चुकाएंगे? आपकी नेटवर्थ क्या है? पिन ड्रॉप साइलेंस। वो आदमी माइक के पास झुकता है और कहता है, माई इन्वेस्टमेंट्स हैव कोलैप्स्ड। माई नेटवर्थ इज जीरो। मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स मिट्टी हो चुकी हैं। मेरी आज की वैल्यू शून्य है। जज हैरान होकर पूछते हैं, तो आपका खर्चा कैसे चलता है? आपके प्राइवेट जेट्स, आपकी लग्जरी लाइफ? वो आदमी जवाब देता है, वो जेट्स मेरे नहीं हैं, वो कंपनी के हैं। मेरा घर का खर्चा, मेरी पत्नी गहने बेचकर और उनसे उधार लेकर चल रहा है। मैं कंगाल हो चुका हूं। ये सुनकर इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री कांप उठी। एक इंसान जिसे विरासत में सोने की खान मिली थी, वो राख कैसे बन गया? क्या ये बदकिस्मती थी? क्या ये मुकेश अंबानी की साजिश थी? या ये एक स्लो मोशन सुसाइड थी? आज हम खोलेंगे उस एम्पायर की फाइल को जो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये कहानी है अनिल अंबानी की, द मैन हु हैड एवरीथिंग एंड लॉस्ट इट ऑल। चैप्टर 1, द वॉर ऑफ द प्रिंसेस, 1980s टू 2005। कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक आंदोलन बन रही थी। धीरूभाई अंबानी के दो बेटे थे, मुकेश और अनिल, और शुरू से ही दुनिया ने देख लिया था कि ये दोनों राम लखन नहीं हैं, ये आग और पानी हैं। द कॉन्ट्रास्ट यानी फर्क। मुकेश अंबानी शर्मीले थे, उन्हें मॉन्क कहा जाता था। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए लेकिन डिग्री पूरी नहीं की क्योंकि धीरूभाई ने उन्हें वापस बुला लिया पतलगंगा फैक्ट्री बनाने के लिए। मुकेश एग्जीक्यूशन मैन थे। वो फैक्ट्री के अंदर मशीन्स के बीच खुश रहते थे। दूसरी तरफ थे अनिल अंबानी, द रॉक स्टार। उन्होंने वॉटन बिजनेस स्कूल यूएसए से एमबीए किया था। वो चाम के बादशाह थे। वो मीडिया से बात करना जानते थे। वो इन्वेस्टर्स को हिप्नोटाइज कर सकते थे। अगर रिलायंस का दिमाग मुकेश था तो रिलायंस की आवाज अनिल थे। धीरूभाई कहते थे, मुकेश बनाता है, अनिल बेचता है। सब कुछ सही चल रहा था। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन 6 जुलाई 2002 को एक भूकंप आया। धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई। और सबसे बड़ी गलती, धीरूभाई ने कोई विल यानी वसीयत नहीं बनाई थी। उन्हें लगता था कि उनके जाने के बाद दोनों भाई मिलकर रहेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मौत के कुछ दिन बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई। मुकेश अंबानी बड़े थे तो वो चेयरमैन बन गए। अनिल अंबानी वाइस चेयरमैन बने। लेकिन अनिल को लगा कि उन्हें डिसीजन से दूर रखा जा रहा है। बोर्ड मीटिंग्स में मुकेश भाई फाइल पास करते और अनिल को सिर्फ साइन करना होता था। अनिल का ईगो हर्ट होने लगा। वो मीडिया में जाकर स्टेटमेंट्स देने लगे। उन्होंने कहा कि रिलायंस अब एक वन मैन शो बन गया है। दुनिया के सामने अंबानी परिवार की इज्जत नीलाम होने लगी। आखिरकार 2005 में उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी ने बीच बचाव किया। उन्होंने कहा, बस अब बंटवारा होगा। और दोस्तों, ये बंटवारा, द स्प्लिट, इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ है। दुनिया को लगा कि बराबर का हिस्सा मिलेगा, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। मुकेश अंबानी को मिला ओल्ड इकोनॉमी, ऑयल रिफाइनरीज, गैस फील्ड्स, पेट्रोकेमिकल्स। लोगों ने कहा कि बेचारे मुकेश, ये तो बोरिंग बिजनेसेस हैं, इनमें ग्रोथ कहाँ है? ऑयल का जमाना तो खत्म होने वाला है। अनिल अंबानी को मिला न्यू इकोनॉमी, रिलायंस कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, रिलायंस कैपिटल, फिनेंस, रिलायंस पावर, एनर्जी। ये सारी कंपनीज फ्यूचर थीं। टेलीकॉम इंडिया में बूम कर रहा था, पावर की डिमांड बढ़ रही थी, फिनेंस सेक्टर खुल रहा था। उस दिन 2005 की उस शाम को बिजनेस एनालिस्ट्स ने कहा था, अनिल अंबानी इज द क्लियर विनर, ही हैज़ द गोल्डन गूज। अनिल अंबानी के पास कैश फ्लो भले ही कम था, लेकिन पोटेंशियल मुकेश से 10 गुना ज़्यादा था। अनिल अंबानी जीत चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जीत उनकी बर्बादी की शुरुआत थी। चैप्टर 2, द हैल्यूसिनेशन ऑफ स्पीड, 2006 टू 2010।
बंटवारे के बाद अनिल अंबानी फ्री बर्ड बन गए। अब उन पर बड़े भाई की रोक टोक नहीं थी। उन्होंने एक रेस शुरू की। रेस किससे? मार्केट से नहीं, अपने भाई मुकेश से। उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं था, उनका मकसद मुकेश से बड़ा दिखना था। इस दौर को हम कहते हैं द एरा ऑफ हैल्यूसिनेशन, भ्रम का दौर। 2008 अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर का आईपीओ लॉन्च किया। उन्होंने दुनिया से कहा कि मैं इंडिया को रोशन कर दूंगा। मैं इतने पावर प्लांट्स लगाऊंगा कि बिजली की कमी खत्म हो जाएगी। हालांकि जमीन पर एक भी पावर प्लांट चालू नहीं हुआ था, सिर्फ कागज पर प्लान्स थे। लेकिन अनिल अंबानी का ब्रांड नेम इतना बड़ा था कि पूरे इंडिया ने लाइन लगा दी। आईपीओ 73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ था। जिस दिन ये आईपीओ लिस्ट हुआ, सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए, अनिल अंबानी की वेल्थ मुकेश अंबानी से ज्यादा हो गई थी। वो दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन गए थे। उनकी फोटो टाइम मैगजीन के कवर पर थी। वो बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर बन गए थे। यहां पर अनिल अंबानी ने वो गलती की जो हर गैम्बलर करता है, ओवर लेवरेज, यानी हद से ज्यादा उधार। उन्हें लगा कि ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने शॉपिंग स्प्री शुरू कर दी। हॉलीवुड। उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की स्टूडियो ड्रीम वर्क्स के साथ डील की। वो कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने लगे। जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट उनके दोस्त बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने मुंबई मेट्रो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। डिफेंस। उन्होंने सोचा मैं जंगी जहाज वॉरशिप्स बनाऊंगा। उन्होंने पिपावाव डिफेंस खरीद ली। वो 10 दिशाओं में भाग रहे थे। जबकि मुकेश अंबानी, वो चुपचाप जामनगर में बैठकर अपनी ऑयल रिफाइनरी को बड़ा कर रहे थे। एक फोकस, एक लक्ष्य। अनिल अंबानी विजनरी बनने के चक्कर में एग्जीक्यूशन भूल गए। प्रोजेक्ट्स डिले होने लगे। पावर प्लांट्स बन गए लेकिन गैस नहीं मिली, क्योंकि गैस मुकेश के पास थी और उन्होंने देने से मना कर दिया। एक और लीगल बैटल हुई जो अनिल हार गए। मेट्रो प्रोजेक्ट लेट हो गया और कॉस्ट बढ़ गई। अनिल अंबानी का पैसा इन प्रोजेक्ट्स में कंक्रीट बनकर जम गया और बैंक्स का मीटर घूम रहा था। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़। कर्ज का पहाड़ खड़ा हो रहा था, लेकिन अनिल अंबानी की आंखों पर ग्लैमर का चश्मा था। चैप्टर 3, द डेथ ऑफ द कैश काउ, 2010 टू 2016। अब आते हैं उस एसेट पर जो अनिल अंबानी की जान थी, रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरकॉम। ये वो कंपनी थी जिसे धीरू भाई ने सपना देखा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जब बंटवारा हुआ था तो आरकॉम इंडिया की नंबर 1 या नंबर 2 कंपनी थी। ये कंपनी हर साल हजारों करोड़ का प्रॉफिट दे सकती थी। लेकिन यहां अनिल अंबानी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया। उन्होंने सीडीएमए टेक्नोलॉजी पर स्टिक किया। सीडीएमए वो पुराने फोन्स थे जिसमें सिम कार्ड नहीं बदल सकते थे, जबकि पूरी दुनिया जीएसएम यानी कि सिम कार्ड वाले फोन्स पर शिफ्ट हो रही थी। एयरटेल और वोडाफोन जीएसएम यूज करके आगे निकल गए। अनिल अंबानी जिद पर अड़े रहे कि सीडीएमए बेहतर है। जब तक उन्होंने जीएसएम पर स्विच किया, बहुत देर हो चुकी थी। और फिर आया द फाइनल ब्लो। साल 2016। मुकेश अंबानी, जो टेलीकॉम सेक्टर से 10 साल दूर थे, नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट की वजह से वापस आए एक तूफान के साथ, जियो। मुकेश अंबानी ने कहा, डेटा इज द न्यू ऑयल। उन्होंने फ्री कॉलिंग और फ्री इंटरनेट देकर मार्केट को हिला दिया। जियो के आने से पहले 1 GB डेटा की कीमत ₹250 थी। जियो ने उसे 5 से 10 रुपए कर दिया। इस सुनामी में छोटी कंपनियां डूब गईं, लेकिन आरकॉम, आरकॉम की तो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन टूट गई। आरकॉम के पास पहले से 45,000 करोड़ का कर्ज था। जियो के आने के बाद उनका रेवेन्यू आधा हो गया और प्रॉफिट माइनस में चला गया। अनिल अंबानी ने लड़ने की कोशिश की, उन्होंने एयरसेल के साथ मर्जर करने की कोशिश की, फेल हुआ। उन्होंने एसेट्स बेचने की कोशिश की, फेल हुआ। आखिरकार उन्हें वो करना पड़ा जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने आरकॉम का शटडाउन अनाउंस कर दिया। वो कंपनी जो कभी उनकी शान थी, वो अब कबाड़ बन चुकी थी। और सबसे बड़ा मजाक क्या? आरकॉम के टावर्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स को खरीदने वाला कौन था? मुकेश अंबानी, जियो। बड़े भाई ने छोटे भाई की दुकान खरीद ली, वो भी कौड़ियों के भाव। चैप्टर 4, द जेल, द बेल एंड द एंड, 2018 टू प्रेजेंट। अब अनिल अंबानी पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे, लेकिन सबसे शर्मनाक पल आना अभी बाकी था। एरिक्सन केस। एरिक्सन एक स्वीडिश कंपनी है जो टेलीकॉम मशीन्स बनाती है। आरकॉम ने उनसे मशीन्स ली थीं, लेकिन 550 करोड़ रुपए पेमेंट नहीं किया था। एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अनिल अंबानी को कटघरे में खड़ा किया और कहा,
मिस्टर अंबानी, आप बार बार वादा करते हैं और तोड़ते हैं। ये कोर्ट की तौहीन, कंटेम्प्ट है। अगर आपने 4 हफ्ते में 458 करोड़ रुपए नहीं दिए तो आपको 3 महीने के लिए तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। सोचिए, धीरू भाई अंबानी का बेटा जेल जाएगा। अनिल अंबानी के पास कैश नहीं था, सारे रास्ते बंद थे। बैंक्स ने नया लोन देने से मना कर दिया था। डेडलाइन का आखिरी दिन आ गया। मीडिया वैन्स तिहाड़ जेल के बाहर खड़ी थीं। देश की मीडिया हेडलाइंस चला रही थी, विल अनिल अंबानी गो टू जेल टुडे। तभी शाम को एक खबर आई, पेमेंट कर दिया गया है। पैसा कहाँ से आया? खबर आई कि मुकेश अंबानी ने आखिरी मिनट में अपने छोटे भाई को 458 करोड़ रुपए का चेक दिया। अनिल अंबानी जेल जाने से बच गए। उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया, आई थैंक माई रिस्पेक्टेड एल्डर ब्रदर मुकेश एंड नीता फॉर स्टैंडिंग बाय मी। ये मोमेंट इमोशनल था, लेकिन ये मोमेंट टोटल डिफीट का था। ये वही भाई था जिससे अनिल compete कर रहे थे। आज उसी भाई की भीख पर वो जेल जाने से बचे थे। दुनिया ने देख लिया कि राजा अब राजा नहीं रहा। इसके बाद द ग्रेट कोलैप्स शुरू हुआ। एक के बाद एक सारी कंपनियां बिकने लगीं। रिलायंस कैपिटल बिक गई, हिंदुजाज ने खरीदी। रिलायंस नेवल बिक गई। रिलायंस इंफ्रा, मुंबई मेट्रो और पावर डिस्ट्रीब्यूशन अडानी को बेच दिया। रिलायंस पावर पेनी स्टॉक बन गया, 1 रुपए का शेयर। और फिर 2020 में वो लंदन कोर्ट वाला सीन हुआ जहां उन्होंने खुद को जीरो घोषित किया। 3 चाइनीज बैंक्स ने उन पर $700 मिलियन का केस किया। अनिल अंबानी ने कहा, मेरा लाइफस्टाइल अब सिंपल है। मैं मीट नहीं खाता, शराब नहीं पीता, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। कंक्लूजन, द टेल ऑफ टू ब्रदर्स। दोस्तों, अनिल अंबानी की कहानी हमें बिजनेस और लाइफ के बारे में 3 सबसे बड़े लेसन देती है। पहला, फोकस इज पावर। मुकेश अंबानी ने एक चीज पकड़ी, ऑयल या डेटा, और उसमें मास्टर बने। अनिल अंबानी ने 10 चीजों में हाथ डाला, मूवीज, मेट्रो, डिफेंस, पावर, और किसी में मास्टर नहीं बने। लेसन, द मैन हु चेजेस 2 रैबिट्स कैचेज नाइदर। दूसरा, डेट इज अ फायर। अनिल अंबानी ने बिजनेस से प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि एम्पायर दिखाने के लिए लोन लिया। उन्हें लगा कि कल का प्रॉफिट आज का कर्ज चुका देगा। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले बैंक्स दरवाजा खटखटाते हैं। लेसन, रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश इज किंग। तीसरा और सबसे गहरा, कैरेक्टर ओवर करिश्मा। अनिल अंबानी करिज्मेटिक थे, पॉपुलर थे, मीडिया फ्रेंडली थे, लेकिन जब मुसीबत आई तो उनका एग्जीक्यूशन कैरेक्टर गायब था। विरासत आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन अंजाम आपकी मेहनत तय करती है। धीरू भाई अंबानी कहते थे, बड़ा सोचो। शायद अनिल ने बड़ा तो सोचा, लेकिन सही नहीं सोचा। आज उनका एम्पायर राख में मिल चुका है। लेकिन ये राख आने वाली हर जनरेशन को चीख चीख कर बताएगी कि सोने का चम्मच भी पिघल सकता है अगर उसे पकड़ने वाला हाथ मजबूत ना हो। जय हिंद।